देश में आजकल एकता सिर्फ क्रिकेट में नजर आती है और इसके अलावा हर आदमी किसी न किसी स्टेट का या किसी प्रांत का है जिसके लिए उसकी अपनी भाषा है और अपनी एक कौम है। धीरे धीरे खुद को एक दूसरे से इतना अलग, इतना दूर कर चुके हैं हम सब कि वो अपनापन, वो हमदर्दी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जब भी आप देखेंगे वो मिसाल है आपस में बढ़ती दरार का, जहां भाईचारे को ताक पर रखकर एक दूसरे से बदला लिया गया। भाई अम्मी, ये सब हाथ से क्यों कर रही हो? मिक्सी पड़ी है ना अंदर? है तो पड़ी रहने दे, तकलीफ क्या है तुझे? हेलो, जब उन्हें पता चलेगा ना कि यहाँ सामान खरीद खरीद कर छोड़ जाते हैं और आप नहीं कि उन्हें हाथ तक नहीं लगाती हैं, तब देखना क्या नाराज होते हैं। ए मिस्की टिस्की परे रखो, जो डालो उसमें उसका बुरा हाल कर देती है, शोर करती है सो अलग। भाई हमारे तो हाथ ही ठीक हैं। आपके जो जी में आई करो। सो तो है, ये सब चीजें संभाल के रखना, बाद में काम आएंगी। क्यों? भाई हमारी उम्र तो निकल गई सिलबट्टा चलाते, ये सब नुसरत की शादी में काम आएंगी। और सुनो अम्मा, जुबा जुबा 1.5 साल की तो हुई नहीं, कब चलना सीखेगी, कब ब्याह होगा और कब ये सामान लेके जाएगी। बस अब ज्यादा दांत मत दिखाओ तुम। अरे बेटा सईदा, सुनो, फिरोज स्कूल से आता ही होगा। जैसे ही वो स्कूल से आए उसे बाजार भिजवा देना। अनवर जरी का माल लेने गया हुआ है। आज फिर बाजार क्यों भेजा उसे? भाई हल्की सिलाई हमसे नहीं होती। देखो बेटा, माल ज्यादा होगा इसलिए फिरोज के स्कूल से आते ही उसे भिजवा देना। मैं आता हूँ अभी। बच्चे के इम्तिहान चल रहे हैं, ये नहीं कि घर में बैठे उसे पढ़ाएं। जहाँ जाना है बाद में चले जाना। भाई अनवर से कह दो, वो पढ़ा देगा उसे। और वैसे भी आजकल मुझसे ज्यादा वो अनवर की सुनता है। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ आपा, कितनी बार कहा है कि पीछे से मत टोका करो। श्रीरंगपुर मुंबई से 3 घंटे दूर तटीय इलाके पर बसा एक छोटा सा कस्बा। यहीं इकबाल हसन अपने परिवार के साथ रहते थे। पेशे से जरी के कारीगर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से काम थोड़ा मंदा चल रहा था। फिक्र इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका बड़ा बेटा जहीर विदेश में नौकरी पेशा था और बकायदा घर पैसे भेज दिया करता था। इकबाल हसन जी। कौन कौन है घर में? क्या बात है साहब? तलाशी लेनी है। चला जल्दी जल्दी जल्दी। तलाशी किस बात की साहब? तलाशी किस बात की लेना है साहब? कुछ बताता हूँ। क्या बताइए। क्या कर रहे हो? अंदर क्यों जा रहे हो? क्या हो रहा है? अंदर क्यों जा रहे हो? ये हम शरीफ लोगों का कह रहे हैं। इधर देखिए, ये इसको खोल। खोल इधर, क्या देख? क्या देख रहे हैं? खोल के देख। ये खोल, ये अलमारी में क्या है? देख, इसको खोल, इसको खोल। अरे कुछ नहीं है उसमें साहब, कपड़े हैं। इसको देख, इसको खोल। ये अलमारी खोल। कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये खोल रहे हो अलमारी, खोल। इधर नीचे क्या है? देख, देख इधर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बकवास मत कर, मारूंगा एक। नहीं पर कौन है? चल दो जल्दी दो। अरे ये क्या कर रही है? क्या कर रही है आप? किसी के घर में भी घुस के आप कुछ नहीं कर सकती। अरे इसमें हमारे जेवरात है, क्या कर रही हैं आप? अरे आप क्या कर रहे हैं? ये इधर के साथ क्या है? बाजू वाले कमरे में कुछ मिला, आप देखिए। क्या है? हाँ साहब, क्या कहाँ है? मिला? क्या मिल गया? क्या है ये क्या है? ये सिलाई की मशीन में लगता है साहब। रामखोरी, ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ, इसको देख के बताइए क्या इसके है? बारे में बोल रहा हूँ साहब। ये सिलाई की मशीन में लगता है। हमारे बड़े बेटे ने उसको ऐसे ही रख दिया था। होशियारी दिखा रहा था। बताइए अच्छे से बता क्या है? बड़े बेटे ने ऐसे ही रख दिया था 100 पीस के वापस। देखिए औलाद हरामखोरी करता है। ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? वारंट दिखाइए, दिखाइए अपना वारंट। वारंट दिखाओ तेरे को। वारंट दिखाओगे तुम? दिखाओ तेरे को वारंट। क्या दिखाओ? क्या वारंट? अब्बा, अम्मी, अरे बेटा जल्दी से जाओ, महेश चाचा को बुला के ला। इधर छोड़ उसको, छोड़। कहाँ जा रहा तू? वो महेश्वर चाचा को बुलाने। क्या नाम है तेरा? फिरोज हसन इकबाल। फिरोज हसन इकबाल। इधर बाप तो लगता नहीं है। इधर बाप है कायबे से। साहब जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बीच में नहीं बोलना, बहुत मारूंगा। हाँ, तेरा एक भाई है ना? छोड़ उसको, छोड़। तेरा एक भाई है कि नहीं? हाँ, कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब अभी स्कूल से आया, उसे क्या मालूम? मैंने इसके बड़े भाई को बाजार भेजा है सामान लाने के लिए। फिर बीच में बोला, ए पकड़ इसको, पकड़। हाँ, तेरे भाई को बुला के लेके आ। इसलिए जा इसके साथ। तेरे भाई का नाम क्या है? अनवर। वो अनवर जानवर कौन है ना? उसको लेके पुलिस स्टेशन पहुंच। चल निकल। लेकिन आखिर बात क्या है साहब? कुछ बोलो तो सही। बिना कुछ बताए इस पर क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हम बीच में बोलता है, चल तेरे को पुलिस स्टेशन में दिखाता हूँ। ये सबको लेके आ। वो हथियार लेके चल। बताइए कि क्या है? चल पता चल जाएगा। चल कुछ बताओ तो साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं हम? इंस्पेक्टर अजय पारिक के चार्ज में हुए इस रेड की कोई वजह नहीं बताई गई।
न सिर्फ घर के सामान की तोड़फोड़ की गई, बल्कि इकबाल हसन के साथ साथ उसके परिवार की औरतों को भी जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। साहब मेरा नाम महेश्वर सामंत। तो साहब ये अचानक सारे परिवार को। पुलिस कार्रवाई है, कुछ नहीं बता सकते। चलो अपने अपने घर जाओ। ए चल पर चलो अपने अपने घर। साहब ऐसे क्या हो गया? इनको अंदर ले इनको हसन अंदर भाई ले। को मैं 30 साल से जानता हूँ चल साहब। अंदर ले। अरे साहब सिर्फ वजह ही तो पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्या कर रहे हैं इन साहब ने कि पूरे परिवार को ले जा रहे हैं? इतना पूछने का हमारा हक है या नहीं? इनके घर में रॉकेट लॉन्चर का सामान मिला है, हथियार मिले, समझा? अभी अपने बुड्ढे को घर पे लेके जा। चल चल चल। नहीं साहब ये सही नहीं है साहब। ए चलो अपने अपने घर। चल तो चल। इस घटना का ताल्लुक उन धमाकों से था जो मार्च 1993 को मुंबई में हुए थे। अचानक हुए इन बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे देश को झंझोड़ दिया था। बेकसूर मरने वालों में सभी कौम के लोग थे और हर फटते हुए बम के साथ साथ आपसी विश्वास और भाईचारे की दरारें और भी बढ़ती जा रही थीं। इन धमाकों से प्रशासन और पुलिस सख्ते में आ गई और पूरी मुस्तैदी से छानबीन शुरू हुई। जवाबदेही की आड़ में इधर उधर अंधेरे में हाथ पैर मारे गए और कई बेगुनाह उनकी इस अंधी छानबीन का शिकार बने। इकबाल हसन और उसका सारा परिवार उनमें से एक था। ये सजावट की चीज है क्या रे? नहीं साहब, ये कपड़ा बुनने की मशीन में लगता है हुजूर। हमने इसे ऐसे ही सामने रख दिया था। ज्यादा अड़ीबाजी मत कर। नहीं अगर तू अड़ियल है ना तो मैं डबल अड़ियल लूं। समझा? नहीं हुजूर, फटाफट मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। फटाफट बोल जल्दी। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। ये लक्ष्मी वो बच्चे को चुप करा, गला दबा उसका। मैं चुप कराती हूँ ना। हुजूर ये कहाँ की पुलिस है जो औरतों को इतना लक्ष्मी वो बुढ़िया को चुप करा। चुप करो, जबरदस्ती पकड़ के ले आए हमें। चलो उठ, उठ यहाँ से उठ। हुजूर मेरे मुंबई के सांप्रदायिक दंगों के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव का माहौल था। इस छापे से करीब 15 दिन पहले हुए एक बम विस्फोट ने पूरे श्रीरंगपुर को दहशत में ले लिया था। पुलिस ने कड़ी छानबीन की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। चूंकि असला और हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार सभी लोग किसी खास संप्रदाय के थे, इसलिए पुलिस ने खुद पर यकीन रखते हुए अपना रुख और भी कड़ा कर लिया था। लड़ाई करके अपना पेट पालता हूँ हुजूर। आप किसी से भी पूछ सकते हैं मालिक। और वो मैंने अपनी आंखों से तेरे घर में देखा, उसका क्या? नहीं हुजूर, आप मेरा यकीन कीजिए। साथ से जबान चलाता है। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में नहीं बोलना। साहब यकीन कीजिए, तेरा यकीन कीजिए। साला तुम लोगों पे जिसने यकीन किया जिंदगी भर रोया है। ए उठ, इधर आ। वो दूसरा वाला लेके आ, दूसरा वाला दिखा इसको। पता चलने दे सालों को सबको। हुजूर मैं खुदा कसम कह रहा हूँ। चुप मारो हम। आप मेरा यकीन नहीं कर रहे। झूठ बोलता है। तुमको क्या लगता है? बना दोगे हमको? पागल है क्या हम? ले गया साहब कॉल। ये देखो, ये हमको रेड में समुद्र के पास मिला और ये तुम्हारे घर में मिला है ना, एक जैसा ही। क्या रे शाने? ये देख, ये रेड में समुद्र के पास मिला हमको, ऐसा ही तेरे घर में भी मिला और उन लोगों से मिला जो हथियार सप्लाई करते हैं, समझा? नहीं हुजूर, ये भी वही है। कपड़ा बुनने की मशीन में लगता है हुजूर। सच बोलता है? बिल्कुल सच बोलता हूँ हुजूर। सच बोलता है? जी। ये रॉकेट लॉन्चर पे फिट नहीं होता? सब ये मुझे नहीं मालूम। मैं क्या लगता हूँ तेरे को? नहीं हुजूर, सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ मालिक। मैं मेरी तरफ देख, ये देख, मेरी तरफ देख। हैं? बेवकूफ हूँ मैं? मेरे को समझ में नहीं आता कौन सी चीज सिलाई मशीन में लगती है और कौन सी चीज हथियार में लगती है? बोल। नहीं हुजूर, मैं बोल, देख रहे इसको देख और बताइए क्या है। हुजूर में बताइए क्या है? हुजूर में खुदा का बताइए क्या है? बताइए क्या है? बता। हाँ, ये देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। छोड़। ये देख, ये ऐसा फिट होता है, ऐसा रॉकेट लॉन्चर में बैठता है और ये ऐसा चलता है, समझा? अभी बता, ये माल कहाँ से सप्लाई होता है? बता। हुजूर मैं सच बोल रहा हूँ। बताइए माल कहाँ से सप्लाई होता है? बताइए माल कहाँ से सप्लाई होता है? बताइए माल कहाँ से सप्लाई होता है? बता। यही सवाल इकबाल हसन से अलग अलग तरीके से पूछे गए, मगर जो सच था वो वही दोहराता रहा। पारिक उस दलील को मानने को तैयार नहीं था। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि हसन पर लगातार जुल्म होते रहे और उसी के साथ शुरू हुआ सारे परिवार की मानसिक यातनाओं का सिलसिला।
उन पर जो गुजर रही थी उससे सब डरे और सहमे हुए थे। ये जानते हुए भी कि गलतफहमी के चलते उन्हें ज़बरदस्ती बिठाए रखा गया है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे घुटन बढ़ने लगी और आखिरकार हसन के मंझले बेटे अनवर का सब्र खत्म हो गया। आखिर क्यों बिठा रखा है हम इधर? जाने क्यों नहीं देते? मैं बड़े साहब से बात करना चाहता हूँ। अरे बड़े साहब का ऑर्डर है, चुपचाप वहां बैठे रहे। कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। उस बेचारी के पास तो बच्चा है। क्या चाहिए? क्या? सबको लॉकअप में बंद कर दूंगा, समझा ना? कितनी देर से चिल्ला रहा है? क्या चाहिए तुझे? बंद कर चिल्लाना, बंद कर चिल्लाना, बंद कर चिल्लाना, बंद कर। है ना मजा बेटा? हुआ ना दर्द? अबे हम सब कुछ कर सकते हैं। अब एक और मजा। पी से। ओ बच्चे वाली पी से। नहीं नहीं पिएगी? नहीं पिएगी तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। पी से। नहीं माँ, नहीं पीऊंगी। मार साले को। अरे पी ले, उसकी जान लेने पे केस नहीं है, पी ले। नहीं पीऊंगी। सर फोड़। मार साले को। हट। अरे मार। ये उसकी जान लेने पे तो नहीं है, पी ले इसे। नहीं। करे हड्डी पसली एक कर। मार साले को। हट ना। हट। हट। चुप। क्या बात है? हट। मत मारो। हट बोलो। मत पीटो उसे। क्या चाहिए तुझे? मत मारो, मैं कहती हूँ मत मारो। इस बच्चे का। आप फौरन कुछ कीजिए सर। हसन साहब को अचानक ही घर से ऐसे उठा लिया सर। बहुत भले आदमी हैं वो, खासी इज्जत है उनकी सर। हाँ सर, मगर हेलो हेलो रख दिया। अप्पा, मामला ही कुछ ऐसा है, कोई भी अफसर हाथ डालना ही नहीं चाहता। पर उन्हें समझा तो सही। और क्या कर रहा था मैं? 5 फोन किए बम्बई, सब तुम्हारे सामने ही तो है। बात सुनते ही सब बदलने लगते हैं, तो मैं क्या कहूँ? मतलब कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा अप्पा देखेंगे। पड़ोसी महेश्वर बाबू और उनके बेटे गोपाल सामंत की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थीं। ये जानकर कि हसन इकबाल के घर से हथियार जैसी कोई चीज पुलिस के हाथ लगी है, कोई भी बीच में पड़ने से घबरा रहा था। यही वजह थी कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के बाद भी हसन की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हसन, अभी तो लॉकअप में बंद किया है, ज्यादा टाइम करेगा। छोड़ ना उन लोगों को साला, तू इधर आ। देखिए यार, एक बात बताऊं, एक आध भाई अपना भी दुबई में होना चाहिए यार। दुबई में नहीं पे जॉर्डन। अरे बात दुबई हो या जॉर्डन एक ही है यार। इन लोगों का तो मामला साफ है साला। रहो इधर, खाओ इधर, बच्चा पैदा करो इधर, और काम करो साला उन लोगों का। काम गया तेल लेने, ये तो सब साला स्मगलिंग का बहाना है। ये सब वहीं से आता है, और वो भी जब पता चलेगा ना तब देखना। अब्बा, बाहर जाना है। चुप करके बैठ वहीं पे। साहब पहले भी आपने ऐसे ही कहा था। बच्चा है हुजूर। जो करना वही कर। चल रहे, आजा। साहब, अरे आना। साहब बच्चा है। आजा, साहब। आजा। स्कूल जाता है तू? हाँ शाबाश, अभी बैठ यहाँ पर। बैठना। अरे कुर्सी पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठना। ऐसे हाथ रख। हाँ देख, वो किताब देख रही है ना, जरा उसको पढ़ के सुना। हमारी भाषा में पढ़, हर बात समझ में आनी चाहिए। पढ़ पढ़। बराबर समझ में आनी चाहिए, पढ़ना उसको। जो भी पढ़ता है सब समझ में आना चाहिए, समझा ना? सही से बैठ। हमारी भाषा में पढ़। पढ़ पढ़। चल पढ़ना उसे। ठीक से पढ़। पढ़ पढ़ पढ़। इसे देख। पढ़। नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ेगा। ऐसे नहीं पढ़ेगा ये। पढ़ना। अरे उधर देख। इसी बीच गैर कानूनी हिरासत की बात छुपाने के लिए
औरतों को अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। चूंकि पुलिस को सच्चाई जानने के लिए कानूनी कागजात की ज़रूरत थी, इसलिए 14 अप्रैल 93 को हसन और उसके मंझले बेटे अनवर को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ हसन के पास मौका था कि सारी सच्चाई साफ साफ कोर्ट को बता दे, मगर उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। उन्हें 14 दिनों के रिमांड की सजा सुना दी गई। बच्ची को चुप करा सईदा, वरना आके तमाशा करो। करो अम्मी, चुप ही नहीं हो रही। ये क्या जान लगा रखी है, पूरा खाना सर पे उठा रखा है। तो क्यों नहीं कराती इसे? साहब 1.5 साल की बच्ची है, दोपहर से कुछ खाया नहीं। अरे हम कुछ नहीं जानते ये सब। अभी दूध पिला के चुप करा देते हैं। हाँ पिला पिला, हाँ दूध पिला इसे, पिला। चल चल 14 दिन का रिमांड मिला तेरे को। कितना? 14 दिन का रिमांड। देख 14 दिन तक तू मेरे साथ है। हाँ 14 दिन तक अगर तू मार नहीं खाना चाहता तो बोल दे, नहीं तो 14 दिन तक तेरे को भी मारूंगा, तेरे परिवार वालों को भी मारूंगा। बोल। कोर्ट से रिमांड ऑर्डर मिलने का मतलब था पुलिस को अच्छी तरह जांच करने की छूट मिल गई थी। अब इंस्पेक्टर पारेख ने पहले से भी ज्यादा सख्ती से पूछताछ शुरू की। कोठरी के दूसरी तरफ से सिर्फ चीखों की आवाज सुनाई देती रही और कोई कुछ नहीं कर सका। धीरे धीरे बहते आंसुओं में और बहते खून में फर्क कम होता जा रहा था। उन्हें किस बात पर इस तरह परेशान किया जा रहा था, ये वो समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस हिरासत में एक एक लम्हा 1-1 साल से कम नहीं था। इसी वजह से तो लोग पुलिस से नफरत करने लगते हैं। बैठिए, आपको तो पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। हैदर साहब, अखबार वालों का ख्याल कहाँ पहले आता है, मगर आप फौरन कुछ कीजिए और इस बात को सारी दुनिया को बता दीजिए, तभी शायद कुछ होगा। आप फिक्र मत करिए, मैं फौरन छानबीन करता हूँ। ये हमारे स्टाफ फोटोग्राफर हैं, मैं इनके साथ अभी फौरन वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी पहुँचिए। पता नहीं उस बेचारे पर, उन औरतों पर, उस दूध मुँहे बच्चे पर क्या क्या मुसीबतें आती होगी। मैं पता करवाता हूँ, आप फिक्र मत करिए। अच्छा, नमस्ते। जी नमस्ते। महेश्वर बाबू मानते थे कि हसन और उसके परिवार की खबर अगर अखबारों के जरिए सरकार तक पहुंच सके तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उन्हें यकीन था कि हैदर अली, जो श्रीरंगपुर के अखबार के मुख्य पत्रकार थे, उनकी मदद जरूर करेंगे। पर हैदर अली के दिमाग में कुछ और ही था। चलें? बिठा रखा है हमें, जाने क्यों नहीं देते? मैं चुप करके सो जा। कैसे चुप हो जाए? ये भी कोई भला बात हुई? मेरे घर वालों की क्या हालत कर दी है। अबे क्यों नींद आराम कर रहा है? सो जा चुपचाप से। नहीं सोऊंगा। क्यों सोऊंगा? बिल्कुल नहीं सोऊंगा। मुझे जाने दो, मेरे घर वालों को जाने दे तुझे, ताकि घर जाके तू बम बना। जाने दो साला, जाने नहीं देंगे तुझे, यहीं पकड़ के रखेंगे। मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा। मार डालेगा तू? मार डालेगा? साला पिंजड़े में बंद है और हमें मार डालेगा। मार बोल रहे हैं? मार डालेगा? कौन इसको बाहर निकाल? मार डालूंगा, एक एक को मार डालूंगा। नहीं साहब, गलती हो गई साहब, उसे माफ कर दो साहब। साहब माफ कर दो उसे। क्या बोला? गलती हो गई। मार डालेगा? मारेगा? साहब मत मारो उसे, वो वैसे बीमार रहता है। मारेगा? आपको ऊपर वाले का मेरे को मारेगा? बोल साले, बोल मेरे को मारेगा? बोल बोल बोल। मेरे को मारेगा साले? बम बनाते हो साले, बम बनाते हो। मत मारो, वो कमजोर है, बीमार रहता है वो। साले बम बनाता है। हम बुलबुले इसकी, हमने कुछ नहीं किया। ये गुलस्ता हमारा मेरे को मारेगा साले, मार मेरे को मारेगा साले। हमारा बम बनाता तुम्हारी तो हम बुलबुले इसकी, मेरे बच्चे को मत मारो। ये गुलस्ता
वेक अप, लुक अराउंड। अभी भी सचेत नहीं हुए तो सचमुच कभी कुछ नहीं होगा। मैं यहां आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस एपिसोड के बारे में आपके रिएक्शन का इंतजार है मुझे। कोई भी सच्ची घटना या आप बीती जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, मुझे लिख भेजिए। मैं उन्हें पढ़कर सामने लाने की कोशिश करूंगा।